हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस हर रोज की तरह आज भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आप सभी के सामने आया है। तो आइए दोस्तों, माँ का चरण स्पर्श करके पूरे श्रद्धा के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए आपके लिए मोटिवेशन लाइन क्या है कि ऐ जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम। सुनना दोस्तों, ऐ जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम, पता है कि मंजिल मौत है फिर भी तेजी से दौड़ी जा रही है। दोस्तों, इस गुजरते हुए हर एक लम्हे को अपनी कामयाबी के लिए लगा दीजिए। इस गुजरते हुए हर एक क्षण को दोस्तों अपनी मंजिल को पाने में लगा दीजिए। देखिएगा दोस्तों, आज का आपका क्लास क्या है। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में छनन घटक का प्रयोग अधिकतम किस उद्देश्य से किया जा रहा है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए कि आजकल जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है दोस्तों, इसमें जो आपका छनन घटक है ना, वो दोस्तों अधिकतम किस उद्देश्य से प्रयोग किया जा रहा है। आपके पास चार ऑप्शन ही देखिए कि लहराने को थामने हेतु, वोल्टेज के अस्थिरता को रोकने हेतु, नियत वोल्टेज की सुनिश्चितता को रोकने हेतु, या कूलिंग की सुनिश्चितता को रोकने हेतु। सबसे पहले देखिए दोस्तों, छनन घटक क्या है। तो छनन घटक का मतलब क्या होता है दोस्तों, फिल्टर है ना। इसका मतलब क्या होता है, फिल्टर का प्रयोग दोस्तों आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में बहुत अधिक किया जा रहा है। किसको कंट्रोल करने के लिए, लहराने को। लहराने का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिपल्स को। किसको दोस्तों, रिपल्स। और रिपल्स किस में होती है, लिखिएगा दोस्तों, जो रिपल्स है ना वो फ्रीक्वेंसी में होती है। किस में दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी में होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी में दोस्तों क्या होती है, रिपल्स, इसको थामने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वो दोस्तों हम प्रयोग करते हैं किसी फिल्टर का। अब दोस्तों सुनना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस फिल्टर का क्या नाम है जो केवल हाई फ्रीक्वेंसी को ही पास करती है, तो लिखिएगा दोस्तों उस फिल्टर का नाम क्या है, HPF है ना। क्या है दोस्तों, HPF का पूरा नाम लिखिएगा दोस्तों, हाई पास फ्रीक्वेंसी। लिखिएगा दोस्तों, हाई पास फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोस्तों ये केवल हाई फ्रीक्वेंसी को ही पास करती है। आपके पास एक परिपथ है जिसमें दोस्तों हाई पास, जिसमें दोस्तों क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। उसमें दोस्तों अगर केवल हाई पास को, हाई फ्रीक्वेंसी को पास कराना है तो आप कौन सा फिल्टर लगाएंगे, तो दोस्तों HPF है ना। LPF फ्रीक्वेंसी क्या करता है दोस्तों, ये लो पास फ्रीक्वेंसी है। ये केवल दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देता है ना, लो फ्रीक्वेंसी को ये पास होने देगा। अगर आपसे मैं कहूं कि BPF क्या है, तो नोट करना दोस्तों, ये है बैंड पास फ्रीक्वेंसी। कौन सी है, ये बैंड पास फ्रीक्वेंसी है। ये केवल दोस्तों, ये केवल किस फ्रीक्वेंसी को पास करेगी, ये केवल और केवल बैंड फ्रीक्वेंसी को पास करेगी। तो जिस प्रकार से दोस्तों क्या लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में दोस्तों युक्तियां लगी होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम इस फिल्टर को भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में रिपल्स को कंट्रोल करने के लिए हम काम में लेते हैं। ये तो दोस्तों छनन घटक का काम है। इससे हम कंट्रोल नहीं करते, इससे हम क्या करते हैं, पास कराते हैं हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सुनना दोस्तों, एक लाइक ना इस क्लास को दोस्तों, एक लाइक उस माँ के लिए जिसने दोस्तों, जिसका आशीर्वाद दोस्तों आपके सर पे है ना। तो एक लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा और इस क्लास को ना जितना हो सके दोस्तों, क्या जितना हो सके आपसे उतना दोस्तों आप इसको शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा इसको, ताकि दोस्तों हमारी जो दोस्तों एक प्यारा सा परिवार है ना इस चैनल पे, इस दोस्तों प्यारे से परिवार की जो संख्या उसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है, ताकि दोस्तों हम लाइव क्लास अधिक से अधिक ले सकें। देखिए ये आपका प्रश्न है ना, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लैब, ये बैटरी से संबंधित है। ध्यान से सुनना कि LAB की सेल पत्ती में आंतरिक फॉल्ट होने पर है ना क्या होगा, बैटरी पर्याप्त करंट और विभव नहीं देगी, या उपरोक्त सभी होगा, या फिर बैटरी नो लोड पर ही डिस्चार्ज हो जाएगी, या बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बनाती है। लिखना दोस्तों, लैब का मतलब क्या होता है ना। तो लैब का मतलब होता है दोस्तों लेड एसिड बैटरी। क्या होता है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी है ना।
लेड एसिड जो बैटरी है ना, इसी बैटरी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, लैब कहते हैं। इसकी दोस्तों जो सेल पत्ती होगा, है ना, सुनना दोस्तों, जब आप किसी बैटरी का निर्माण करते हैं ना, तो कई सारे सेलों को दोस्तों आपस में एक कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन देते हैं, फिर वो क्या कहलाता है, वो बैटरी कहलाने लगती है। तो दोस्तों जो इस बैटरी के अंदर जो पत्ती लगी हुई है उसको क्या कहेंगे आप, सेल का नाम देते हैं। तो सेल पत्ती अगर दोस्तों आंतरिक फॉल्ट हो जाता है तो कौन सा कंडीशन होगा, क्या दोस्तों देखिए, अगर बैटरी में अगर आंतरिक फॉल्ट आ गया तो बैटरी पर्याप्त करंट और विभव को नहीं देगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, हम और आप बिल्कुल सहमत हैं। क्योंकि देखिए बैटरी पर्याप्त करंट कहने का मतलब है कि जब परिपथ दोस्तों शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो करंट है ना वो अनंत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों पर्याप्त करंट, सुनना, पर्याप्त करंट का मतलब क्या होता है कि निर्धारित मान है ना जो करंट का, उससे दोस्तों कई गुना अधिक करंट फ्लो होने लगेगा। इसलिए दोस्तों देखिएगा कि बैटरी पर्याप्त करंट और विभव वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, शॉर्ट होने की कंडीशन में 0 वोल्ट हो जाती है। इसीलिए दोस्तों यह भी सही आंसर होगा। फिर है कि बैटरी नो लोड पर ही डिस्चार्ज हो जाएगी। सुनना दोस्तों, अगर बैटरी के अंदर ना सेल पूरी तरह से शॉर्ट हो चुके हैं तो किसी भी प्रकार का कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे ना, फिर भी दोस्तों बैटरी आपकी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, है ना। तो ये भी इसका सही आंसर है। अगला क्या है कि बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बनाती है। कैसे बनाएगी दोस्तों, जब वोल्टेज का मान 0 हो गया है। क्यों, क्योंकि अगर प्रतिरोध दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि आंतरिक फॉल्ट आ चुकी है, इसलिए प्रतिरोध क्या हो चुका है, प्रतिरोध 0 हो चुकी है, इसलिए वोल्टेज भी क्या है दोस्तों, 0 हो चुकी है। तो ये भी करेक्ट आंसर होगा, है ना। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, ये दोस्तों फाइनल निकल के आ रहा है कि ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं दोस्तों महसूस कर पा रहा हूं, मैं एहसास कर पा रहा हूं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर समझ में आता होगा। तो आप भी दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा दोस्तों क्या करना है, आपको मैसेज करना है कि हर क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है, ताकि दोस्तों मैं आपके अंदर की ना जो फीलिंग है ना दोस्तों, उस फीलिंग को मैं समझ पाऊं। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंगल फेज प्रेरण मशीन इस पर कार्य करती है। जो सिंगल फेज की दोस्तों इंडक्शन मशीन होती है ना, वो कौन से पावर फैक्टर पे काम करती है, वो आपको बताना है। 0.1 पीएफ आगे, 0.6 पीएफ पीछे, इकाई पीएफ या 0 के बराबर कितना होता है दोस्तों, तो इसका लिखेगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.6 पीएफ, है ना। पीएफ का मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर। क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो लिखना दोस्तों जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है ना, उस एंगल का दोस्तों जो कोसाइन होता है उसी को हम कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों उसको, पावर फैक्टर। और दोस्तों जो आपकी पावर फैक्टर होती है ना, ये दोस्तों कहां से आती है, यानी कि किस पर ये निर्भर करती है, तो नोट करना दोस्तों, ये निर्भर करती है, पावर फैक्टर किस पर निर्भर करेगी, ये लोड पर निर्भर करती है। किस पर दोस्तों, ये भार पर निर्भर करती है। अगर आप लोड बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर का मान दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। नो लोड कंडीशन में दोस्तों पावर फैक्टर का मान निम्न होता है ना। अब सुनिए दोस्तों, जो आपका पीएफ है ना, जो आपका पीएफ है दोस्तों, किस लोड से तुलना किया जाता है, तो लिखिएगा दोस्तों जो आपकी पावर फैक्टर है ना, इसकी तुलना आप किससे करते हैं, किस लोड से, तो इसकी तुलना हमेशा दोस्तों किया जाता है प्रतिरोधी लोड से। किस लोड से दोस्तों, प्रतिरोधी लोड से। अगर आप पूछेंगे कि प्रतिरोधी लोड से ही इसकी तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो पावर फैक्टर होता है ना प्रतिरोधी लोड का, वो होता है दोस्तों 1, है ना। कितना होता है दोस्तों, वो इकाई होती है। हम सब चाहते हैं दोस्तों कि पावर फैक्टर का मान जो है इकाई के करीब हो, इसीलिए तुलना किस लोड से किया जाता है, इस पावर फैक्टर का हमेशा प्रतिरोधी लोड से तुलना किया जाता है, ना कि दोस्तों इंडक्टिव लोड से। तो देखिए जितना अधिक इंडक्टिव लोड होगा, नोट करना दोस्तों, इंडक्टिव लोड जितना अधिक होगा, है ना, इंडक्टिव जो आपकी भार है वो दोस्तों जितना अधिक होगा, आपकी पावर फैक्टर में दोस्तों क्या होगा, उतना ही कम होगा। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इकाई के करीब लाने के लिए इस पावर फैक्टर को क्या करते हैं, कभी दोस्तों हम कैपेसिटर लगाते हैं, तो लिखना, कभी दोस्तों हम क्या करते हैं, इस पावर फैक्टर को ना, इस पावर फैक्टर को दोस्तों हम बढ़ाने के लिए कभी कैपेसिटर लगाते हैं।
क्या लगाते हैं, कभी कैपेसिटर लगाते हैं, तो कभी दोस्तों हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो अनेक प्रकार से दोस्तों हम शेडिंग रिंग का भी प्रयोग करके पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए दोस्तों कई सारे फैक्टर है इस पावर फैक्टर को इकाई के यानी कि प्रतिरोधी लोड के दोस्तों करीब लाने के लिए, है ना, प्रतिरोधी लोड के नेचर के करीब लाने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी दोस्तों आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिएगा इसी की पेशकश में अगली क्वेश्चन है कि जब किसी कुंडली को डायरेक्ट सप्लाई के कांटेक्ट में रखा जाता है तो क्या होता है ना। अब सुनना दोस्तों, एक जरूरी बात सुनना दोस्तों, आपको दोस्तों हर क्लास का पीडीएफ मिलने वाला है। क्या? हर क्लास का पीडीएफ मिलने वाला है। आप दोस्तों जाना टेलीग्राम चैनल पे हमारे निमी टेक्निकल क्लासेस के नाम से एक चैनल है, उसको दोस्तों क्या करना है, आपको प्यार से सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे हर क्लास की पीडीएफ दोस्तों, जैसे कि आज ये क्लास हुई, कल आपको पीडीएफ वहां पे उपलब्ध करा दी जाती है। इसीलिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। निमी टेक्निकल क्लासेस से टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा, है ना, तो उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करना। पीडीएफ दोस्तों आपको टाइम से टाइम मिलता रहेगा। देखिएगा प्रश्न क्या है, जब किसी कुंडली को डायरेक्ट सप्लाई के कांटेक्ट में रखा जाता है तो क्या होता है। सुनना दोस्तों, प्रेरित वोल्टेज का निर्माण होता है या प्रेरित वोल्टेज का निर्माण नहीं होता, या कुंडली में दोस्तों डबल वोल्टेज का निर्माण होता है। सुनना, कुंडली में निम्न मान के करंट का निर्मित होना क्या होता है। सुनिएगा दोस्तों, ये जो आपके डायरेक्ट करंट है, ये क्या है दोस्तों, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को क्या कहते हैं दोस्तों, जो आपकी डायरेक्ट करंट होती है ना, इसी को दोस्तों आप कहते हैं डीसी। इसको क्या कहते हैं, डीसी, इसी को कहा जाता है। सुनना दोस्तों, जिस नेचर का करंट होगा ना, उसी नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करेगा। तो ये डीसी दोस्तों किस प्रकार की करंट है, ये दोस्तों लिखेगा, ये गतिशील करंट है। कौन सी करंट दोस्तों, गतिशील करंट है। ध्यान देना दोस्तों, जब भी कोई करंट होती है और वो गति करती है तो वो अपने साथ में क्या उत्पन्न करती है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब दोस्तों मैं आपको एहसास दिलाने की अपनी कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो आसमान में क्या उड़ते हैं, जब रॉकेट दोस्तों आसमान में उड़ती है तो अपने साथ क्या पीछे पीछे छोड़ती जाती है, वो दोस्तों धुआं छोड़ती हुई जाती है, क्योंकि वो एक गति कर रही है। बस दोस्तों यहां पे करंट भी क्या कर रही है, वो भी दोस्तों गति कर रही है। और जब गति करती है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हुए ये गति करती है। अब सुनना दोस्तों, जो जिस नेचर का करंट होगा उसी नेचर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी कि दोस्तों तोता कभी भी हाथी का बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। वो दोस्तों जिस नेचर की पंछी है ना, उसी नेचर के बच्चे को जन्म देगी। इसी प्रकार से दोस्तों जो आपका गतिशील करंट है ना, ये भी दोस्तों क्या करेगा, ये गतिशील करंट तो है डीसी का, लेकिन दोस्तों ये स्थिर प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, स्थिर प्रकृति का। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी दोस्तों कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, है ना, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए दोस्तों आपके पास क्या है, एक चालक है। नोट करना, आपके पास क्या है, एक चालक है। इस चालक में दोस्तों डायरेक्ट करंट प्रवाहित हो रहा है ना, जिससे क्या उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है। अब ध्यान देना दोस्तों, आप सोचिए जब दोस्तों हमेशा लड़ाई दो के बीच होती है तो फायदा किसको होता है, फायदा दोस्तों हमेशा तीसरे इंसान को होता है। इसी प्रकार दोस्तों जो चालक और चुंबकीय क्षेत्र हैं, इन दोनों को फायदा तब होने वाला है जब इन दोनों में क्या रहेगा, इन दोनों में दोस्तों जब गति रहेगी। क्या रहेगी, गति, जिसको आप क्या कहते हैं, मोशन, है ना। जब तक गति नहीं रहेगा दोस्तों, इसमें क्या उत्पन्न नहीं हो सकता, इसमें दोस्तों ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो सकती, है ना, ईएमएफ का उत्पादन नहीं हो सकता है। इसीलिए दोस्तों देखिए, जिस नेचर का करंट है ना, तो डायरेक्ट नेचर का करंट है स्थिर प्रकृति का, तो स्थिर प्रकृति का भी दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है। अब इन दोनों में गति नहीं है तो क्या ईएमएफ उत्पन्न हो पाएगी, तो बिल्कुल इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिए प्रेरित वोल्टेज का निर्माण होना, बिल्कुल नहीं, प्रेरित वोल्टेज का निर्माण न होना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी जो है दोस्तों यही आपका सही आंसर होगा। और आप भी दोस्तों एग्जाम में इसी को करेक्ट करना, 1 नंबर दोस्तों अपने नाम कर लीजिएगा, ठीक।
ये रही क्वेश्चन नंबर 4 की दोस्तों पूरी कहानी। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है कि फ्यूज की ब्रेकिंग सर्किट रेटिंग किस रूप में लिखी जाती है। आपके पास ना 4 ऑप्शन है, देखिए क्या है, वोल्ट है, एम्पियर है, आर है और जी है। इसका क्या आंसर होगा तो सुनिए दोस्तों, जो फ्यूज है क्या है, जो फ्यूज है ना, ये किसकी सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, ये लोड की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। अगर लोड में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई सर्किट फॉल्ट हो गया है ना, तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है फ्यूज। तो फ्यूज है दोस्तों, यानी कि जो आपका लोड है, लोड की रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में होती है। किस में दोस्तों, एम्पियर में। तो लोड के लिए लगाया गया है आपकी ये फ्यूज दोस्तों, तो इसकी भी रेटिंग किस में होगी, एम्पियर में इसकी भी रेटिंग होगी, है ना। तो एम्पियर में दोस्तों रेटिंग किसकी होती है, फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। अब बताइए वोल्ट की रेटिंग, वोल्ट किसकी यूनिट है दोस्तों, ये विभव की यूनिट है। किसकी दोस्तों, ये विभव की यूनिट है। और किसकी यूनिट है तो ये ईएमएफ की यूनिट है। किसकी दोस्तों, ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है, लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका दोस्तों हिंदी क्या होता है, हिंदी लिखेगा विद्युत वाहक बल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। किस प्रकार का बल है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बल है। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर दोस्तों आप किसी भी पदार्थ को अगर अपने हाथों से उठा के दोस्तों उसको कहीं फेंकते हैं या फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं ना, तो वो किस प्रकार का एनर्जी का उपयोग हो रहा है, वहां पे किस प्रकार के फोर्स को लगाया जा रहा है, तो मैकेनिकल फोर्स को। लेकिन दोस्तों यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लगाया जाता है। कौन से फोर्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। तो ईएमएफ का भी दोस्तों वोल्ट ही यूनिट होती है और विभव का भी वोल्ट ही यूनिट होती है ना। आर किसकी यूनिट है दोस्तों, तो लिखेगा ये प्रतिरोध की यूनिट है। किसकी दोस्तों, ये प्रतिरोध की यूनिट है। और जी किसकी है, तो ये चालकता की यूनिट है। किसकी दोस्तों, ये चालकता की यूनिट है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका करेक्ट आंसर है कि एम्पियर में फ्यूज की ब्रेकिंग सर्किट रेटिंग होती है। अब दोस्तों आप बताइए और महसूस करते हुए बताइए कि आपको दोस्तों कौन सा प्रश्न है जो सबसे अधिक प्रभावित किया। और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद प्रश्न था। और दोस्तों इन प्रश्नों को ना मैं बिल्कुल आपकी एग्जाम को दोस्तों ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को लाता हूं और आपके सामने उसको पेश करता हूं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। जो समझाने का तरीका होगा दोस्तों वो जरूर आपके दिल को टच किया होगा। ये दोस्तों ऐसा मैं महसूस कर पा रहा हूं। और दोस्तों आपको भी क्या करना है, अब दोस्तों इस चैनल को ना सब्सक्राइब करना है और दोस्तों लाइक करना है। और साथ में आपको ना जितना हो सके उतना दोस्तों इस क्लास को अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक, अपने यारों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। और उन जरूरतमंदों तक पहुंचाइए दोस्तों जिनको ना वास्तव में दोस्तों इस क्लास की जरूरत है, उन तक आपको जरूर पहुंचाना है। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज्ञा दीजिए दोस्तों कि कल की मैं तैयारी आपके लिए और बेहतर कर सकूं। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे बस थोड़ा सा आपकी आंखों से ओझल होना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों मैं वो समय दूर नहीं जब कल सुबह फिर से मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।